हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। इसके पहले की वीडियो हमने जो देखी थी त्रिशंकु कहानी की, वो इसका पहला पार्ट है, तो आप लोग उसे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, इसे सुनिएगा। चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इंट्रो तो मैंने उस पार्ट में करवा दिया है, तो आप लोग जाकर उसी में सुन लीजिएगा। पर मम्मी का बच्चा उस समय एक दूसरी ही घुटन का शिकार हो रहा था, और वह यह कि जिस नाटक की हीरोइन उसे बनना था, उसकी हीरोइन मम्मी बन बैठी। खैर, इस सारी घटना का परिणाम यह हुआ कि उन लड़कों का व्यापार एकदम ही बदल गया। जिस शराफत को मम्मी ने उन पर लाद दिया, उसके अनुरूप व्यवहार करना उनकी मजबूरी बन गई। अब जब भी वे अपनी छत पर मम्मी पापा को देखते तो अदब में लपेटकर एक नमस्कार, और मुझे देखते ही मुस्कान में लपेटकर एक हाय उछाल देते। फफ्तियों की जगह बाकायदा हमारा वार्तालाप शुरू हो गया। बड़ा खुला और बेझिझक वार्तालाप। हमारे बरामदे और छत में इतना ही फासला था कि ज़ोर से बोलने पर बातचीत की जा सकती थी। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि हमारी इस बातचीत सारा मोहल्ला सुनता था, और काफ़ी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही हम लोग चालू होते, पास पड़ोस की खिड़कियों में चार छह सिर और धड़ आकर चिपक जाते। मोहल्लों में लड़कियों के प्रेम प्रसंग ना हो ऐसी बात तो थी नहीं। बाकायदा लड़कियों के भागने तक की घटनाएं घट चुकी थीं। पर वह सब कुछ बड़े गुप्त और छिपे ढंग से होता था, और मोहल्ले वाले जब अपनी पैनी नज़रों से ऐसी किसी रहस्य को जान लेते तो बड़ा संतोष उन्हें होता था। पुरुष मुझों पर ताव देकर और स्त्रियां हाथ नचा नचा कर खूब नमक मिर्च लगाकर इन घटनाओं को यहाँ से वहाँ तक प्रचार करती, कुछ इस भाव से कि अरे हमने दुनिया देखी है, हमारी आंखों में कोई नहीं धूल झोंक सकता, हमारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पर यहाँ स्थिति ही कुछ उलट गई। हमारा वार्तालाप इतने खुलेआम होता था कि लोगों को खिड़कियों की ओट में छिप छिप कर देखना सुनना पड़ता था, और सुनकर भी ऐसा कुछ उनके हाथों नहीं लगता कि जिससे वे कुछ आत्मिक संतोष पाते। पर बात को बढ़ना था, और बात बढ़ी। हुआ यह कि धीरे धीरे छत की मजलिस मेरे अपने कमरे में जमने लगी। रोज़ ही कभी दो तो कभी तीन या चार लड़के आकर जम जाते, और दुनिया भर के हंसी मजाक और गपशप का दौर चलता। गाना बजाना भी होता और चाय पानी भी। शाम को मम्मी पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई न कोई बैठा ही रहता। शुरू में जिन लोगों ने मुक्त रहो और मुक्त रखो की बड़ी प्रशंसा की थी, उन्होंने मुक्त रहने का जो रूप देखा तो उनकी आंखों में भी कुछ अजीब सी शंकाएं तैरने लगी। मम्मी की एक आध मित्र ने बड़ी जबान में कहा भी, तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है। मम्मी का अपना सारा उत्साह मंद पड़ गया था, और लीक से हटकर कुछ करने की थ्रिल उनकी पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें एक नंगी सच्चाई को झेलना था, जो कि उनकी निहायत ही कच्ची और नाजुक उम्र की लड़की तीन चार लड़कों के बीच घिरी रहती है। और मम्मी की स्थिति यह थी कि वे न इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थी, और न ही अपने ही द्वारा बड़े जोश में शुरू किए सिलसिले को नकार ही पा रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, तन्नू बेटे, ये लोग रोज़ यहाँ आकर जम जाते हैं, आखिर तुमको पढ़ना लिखना भी तो है। मैं तो देख रही हूँ कि इस दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हुई जा रही है। इस तरह तो ये सब नहीं चलेगा। रात को पढ़ती तो हूँ, लापरवाही से मैंने कहा। खाक पड़ती है रात को, समय ही कितना मिलता है, और फिर यह रोज़ रोज़ की धमाचौकड़ी मुझे वैसे भी पसंद नहीं। ठीक है, चार छः दिन में कभी आ गए, गपशप कर ली, पर यहाँ तो एक ना एक रोज़ ही डटा रहता है। मम्मी के स्वर में आक्रोश का पुट गहराता जा रहा था। मम्मी की यह टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप। तू तो उनसे बहुत खुल गई है, कह दे कि वे लोग भी बैठकर पढ़ें और तुझे भी पढ़ने दें, और तुझसे ना कहा जाए तो मैं कह दूंगी। पर किसी के भी कहने की नौबत नहीं आई। कुछ तो पढ़ाई की मार से, कुछ दिल्ली के दूसरे आकर्षणों से खिंचकर हॉस्टल वाले लड़कों का आना जाना कम हो गया। पर सामने के कमरे से शेखर रोज ही आ जाता, कभी दोपहर में तो कभी शाम। तीन चार लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर होकर आई। वह बोलता कम था, पर शब्दों के बहुत कुछ कहने की कोशिश करता था, और एकाएक ही मैं उसकी अनकही भाषा समझने लगी थी। केवल समझने ही नहीं लगी थी, प्रत्युत्तर भी देने लग गई थी। जल्दी ही मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच प्रेम जैसी कोई चीज़ पनपने लगी है। यूँ तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती, पर हिंदी फिल्में देखने के बाद मुझे इसकी समझने में खास मुश्किल नहीं हुई। जब तक मन में कहीं कुछ ना था, तब सब कुछ बड़ा खुला, और जैसे ही कुछ हुआ तो उसके औरों की नज़र से बचाने की इच्छा भी साथ हो आई। जब कभी दूसरे लड़के आते तो सीढ़ियों से ही शोर करते आते, ज़ोर ज़ोर से बोलते, लेकिन शेखर जब भी आता रेंगता हुआ आता और फुसफुसा कर हम बातें करते। वैसे बातें बहुत ही साधारण होती थीं, स्कूल की, कॉलेज की, पर फुसफुसा कर करने में ही वे कुछ विशेष लगती थीं।
प्रेम को कुछ रहस्यमय कुछ गुपचुप बना दो तो वह बड़ा ही थ्रिलिंग हो जाता है, वरना तो एकदम सीधा सपाट। पर मम्मी के पास घर और घर वालों के हर रहस्य को जान लेने की एक छठी इंद्री है, जिससे पापा का भी काफ़ी त्रस्त रहते हैं। उससे उन्हें यह सब समझने में जरा भी देर नहीं लगी। शेखर कितना ही दब छिप कर आता और मम्मी घर के किसी भी कोने में होती, फट से प्रकट हो जाती या फिर वहीं से पूछती, तनु कौन है तुम्हारे कमरे में। मैंने देखा कि शेखर के इस रवैये से मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी झलकने लगी है। पर मम्मी इस बात को लेकर यूँ परेशान हो उठेंगी यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस घर में रात दिन तरह तरह के प्रेम प्रसंग ही पीसे जाते रहे हों, कुंवारों के प्रेम प्रसंग, विवाहितों के प्रेम प्रसंग, 2-3 प्रेमियों से एक साथ चलने वाले प्रेम प्रसंग, उस घर के लिए तो यह बात मामूली होनी चाहिए थी। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एक आध से प्रेम भी हो सकता है। मम्मी ने शायद समझ लिया था कि यह स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेगी, जिनकी वे बड़ी प्रशंसक और समर्थक हैं, पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ सनसनीखेज घटता ही नहीं। जो भी हो, मम्मी की इस परेशानी ने मुझे भी हल्के से विचलित जरूर कर दिया। मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मेरी मित्र और साथिन भी हैं। 2 घनिष्ठ मित्रों की तरह ही हम दुनिया जहान की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं चाहती थी कि वे इस बारे में भी कोई बात करें, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बस जब शेखर आता तो वे अपनी स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सजग भाव से मेरे कमरे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। एक दिन मम्मी के साथ बाहर जाने के लिए नीचे उतरी तो दरवाजे पर ही पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद वे बात असली मुद्दे पर आई। ये सामने वाले छत के लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। अच्छा, शाम को रोज़ आपके घर में बैठे रहते हैं तो सोचा आपके ज़रूर कुछ लगते होंगे। तनु के दोस्त हैं। मम्मी ने कुछ ऐसी लापरवाही और निसंकोच भाव से यह वाक्य उछालते हुए बेचारी तीर निशाने पर न लगने का गम लिए लौट गई। वे तो लौट गईं, पर मुझे लगा कि इस बात का सूत्र पकड़कर ही मम्मी अब मेरी ज़रूर थोड़ी धुनाई कर देंगी। कहने वाली का तो कुछ न बना, पर मेरा कुछ बिगाड़ने का हथियार तो मम्मी के हाथ में आ ही गया। बहुत दिनों से उनके अपने मन में कुछ उमड़ घुमड़ तो हो रहा है, पर मम्मी ने इतना ही कहा, लगता है इनके अपने घर में कोई धंधा नहीं है, जब देखो दूसरों के घर में चोंच चढ़ाए रहती हैं। मैं आश्वस्त ही नहीं हुई, बल्कि मम्मी की ओर से इसे हरा सिग्नल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज़ कर दी। पर इतना ज़रूर किया कि शेखर के साथ 3 घंटों में से 1 घंटा ज़रूर पढ़ाई में गुजारती। वह बहुत मन लगाकर पढ़ाता और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती। हाँ, बीच बीच में वह कागज़ की छोटी छोटी पर्चियों पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखकर थमा देता कि मैं भीतर तक झंझना जाती। उसके जाने के बाद भी उन पंक्तियों के वे शब्दों के शब्द, पीछे के भाव मेरी रग रग में सनसनाते और मैं उन्हीं में डूबी रहती। मेरे भीतर अपनी ही एक दुनिया बनती जा रही थी, बड़ी भरी, पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, लगता जैसे मैं अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी भी आउट होती जा रही हैं, और शायद यही कारण है कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। रोज़मर्रा की बातें तो होती हैं, पर केवल बातें ही होती हैं, उसके परे कुछ और नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने में ही डूबी, अपनी दुनिया में और गहरे धंसती जा रही थी। बाहर की दुनिया से एक तरह से बेखबर थी। एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले, शोर शराबे के साथ खाना मांगा, मीन मेघ के साथ, और जब कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे लेटे ही बुलाया, तन्नू इधर आओ। पास आई तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा तमतमा रहा है। मेरा माथा ठनका। उन्होंने साइड टेबल से एक किताब उठाई और उसमें से कागज़ की 5-6 पर्चियाँ सामने कर दी। तौबा, मम्मी से कुछ पढ़ना था, सो जाते समय उन्हें अपनी किताब दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पर्चियाँ उसी में रह गई। तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती? यही पढ़ाई होती है यहाँ बैठकर? यही सब करने के लिए आता है वहाँ यहाँ? मैं चुप। जानती हूँ गुस्से में मम्मी को जवाब देने से बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं। तुमको छूट दी, आज़ादी दी, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं फिर भी चुप। बित्ते भर की लड़की और करतब देखो इसके। जितनी छूट दी उतने ही पैर पसरते जा रहे हैं इसके। एक झापड़ दूंगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी, तमक कर नज़र उठाई और मम्मी की तरफ देखा। पर यह क्या? यह तो मेरी मम्मी नहीं है। ना यह तेवर मम्मी का है, न यह भाषा। फिर भी यह सारे वाक्य बहुत परिचित से लगा यह सब मैंने कहीं सुना है, और खटाक से मेरे मन में कौंधा, नाना। पर नाना को मरे तो कई साल हो गए, ये फिर जिंदा कैसे हो गए? और वह भी मम्मी के भीतर, जो होश संभालते के बाद हमेशा उनसे झगड़ा करती रहीं, उनकी हर बात का विरोध ही करती रहीं। मम्मी की नानई लहजे वाला भाषण काफ़ी देर तक चालू रहा, पर वह सब मुझे कहीं से भी छू नहीं रहा था।
बस कोई बात झकझोर रही थी तो यही कि मम्मी के भीतर नाना कैसे आ बैठे और फिर घर में एक विचित्र सा तनावपूर्ण माहौल छा गया, खासकर मेरे और मम्मी के बीच। नहीं, मम्मी तो घर में रही ही नहीं, मेरे और नाना के बीच। मैं और मम्मी अपनी बात समझा भी सकती हूँ, उनकी बात समझ भी सकती हूँ, पर नाना, मैं तो इस भाषा से भी अपरिचित हूँ और इस तेवर से भी। बात करने का प्रश्न ही कैसे उठता। पापा ज़रूर मेरे दोस्त हैं, पर बिल्कुल दूसरी तरह के। शतरंज खेलना, पंजा लड़ाना और फरमाइश मम्मी पूरी ना करें, उनसे पूरी करवा लेना। बचपन में उनकी पीठ पर लदी रहती थी और आज भी बिना किसी झिझक के उनके पीठ पर लद कर अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेती हूँ। पर इतने माय डियर दोस्त होने के बावजूद अपनी निजी बातें मैं मम्मी के साथ ही करती आई हूँ और वहाँ एकदम सन्नाटा। मम्मी को पटकनी देकर नाना पूरी तरह उन पर सवार जो हैं। शेखर को मैंने इशारे से ही लाल झंडी दिखा दी थी, सो वह भी अब नहीं आ रहा और शाम का समय है कि मुझे काटे नहीं कटता मुझसे। कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूं और साफ साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो। मेरी और शेखर की दोस्ती के बारे में तुम जानती तो हो, मैंने तो कभी कुछ छिपाया नहीं और दोस्ती है तो यह सब तो होगा ही। तुम क्या समझ रही थी कि हम भाई बहन की तरह। पर तभी ख्याल आता है कि मम्मी है ही नहीं, ही है ही कहाँ जिनसे जाकर यह सब कहूँ। 4 दिन हो गए मैंने शेखर की सूरत तक नहीं देखी। मेरे हल्के से इशारे से उस बेचारे ने तो घर क्या छत पर आना भी छोड़ दिया। हॉस्टल में रहने वाले उसके साथी भी छत पर न दिखाई दिए, न घर ही आए। कोई आता तो कम से कम उसका हालचाल पूछ लेती। मैं जानती हूँ वह बेवकूफ़ी की हद तक भावुक है, तो उसे ठीक यह भी नहीं मालूम कि आखिर यहाँ हुआ क्या। लगता है मम्मी के गुस्से की आशंका मात्र से ही सबके हौसले पस्त हो गए थे। वैसे कल से मम्मी के चेहरे का तनाव कुछ ढीला ज़रूर हुआ है। 3 दिन हो गए, मम्मी 3 दिन से जमी हुई शक्ति जैसे पिघल गई हो, पर मैंने तय कर लिया है कि बात अब मम्मी ही करेंगी। सवेरे नहा धोकर मैं दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बाहर मेज पर मम्मी चाय बना रही थी और पापा अखबार में सिर गड़ाए बैठे थे। मम्मी को शायद मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब नहाकर बाहर निकल आई। वे पापा से बोली, जानते हो कल रात को क्या हुआ? पता नहीं। तब से मन बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद मैं तो सो नहीं पाई। मम्मी के स्वर की कोमलता से मेरा हाथ जहाँ तक का तहाँ थम गया और कान बाहर लग गए। आधी रात के करीब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। सामने छत पर घुप अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक लाल सितारा सा चमक उठा। मैं चौंकी। गौर से देखा तो धीरे धीरे एक आकृति उभर आई। शेखर छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप लौट आई। कोई 2 घंटे बाद फिर गई तो देखा वह उसी छत पर टहल रहा था बेचारा। मेरा मन जाने कैसा हो गया। तनु भी कैसी बुझी बुझी रहती है। फिर जैसे अपने को ही धिक्कारती सी बोली, पहले तो छूट दो और जब आगे बढ़ें तो खींच कर चारों खाने चित्त कर दो। यह भी कोई बात हुई भला। राहत की एक गहरी सांस मेरे भीतर से निकल पड़ी। जाने कैसा आवेग मन में उमड़ा कि इच्छा हुई दौड़कर मम्मी को गले से लग जाऊं। लगा जैसे अरसे के बाद मेरी मम्मी लौट आई हों, पर मैंने कुछ नहीं कहा। बस अब खुलकर बात करूंगी। 4 दिन से न जाने कितने प्रश्न मन में घुमड़ रहे थे। अब क्या, अब तो मम्मी हैं और उनसे तो कम से कम सब कहा पूछा जा सकता है। पर घर पहुंचकर जो देखा तो अवाक। शेखर हथेलियों में सिर थामे कुर्सी पर बैठा है और मम्मी उसी कुर्सी के हत्थे पर बैठी उसकी पीठ और माथा सहला रही हैं। मुझे देखते ही बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में बोली, देखा इस पागले को, 4 दिन से ये साहब कॉलेज नहीं गए हैं, ना ही कुछ खाया पिया है, अपने साथ इसका भी खाना लगवाना। और फिर मम्मी ने खुद बैठकर बड़े स्नेह से मनुहार कर करके उसे खाना खिलाया। खाने के बाद कहने पर भी शेखर ठहरा नहीं। मम्मी के प्रति कृतज्ञता के बोझ से झुका झुका वह घर लौट गया और मेरे भीतर खुशी का ऐसा ज्वार उमड़ा कि अब तक के सोचे सारे प्रश्न उसी में बिला गए। सारी स्थिति को समय आने पर समय तो लगा, पर आ गई। शेखर ने अब 1-2 दिन छोड़कर आना शुरू किया और आता भी तो अधिकतर हम पढ़ाई लिखाई की ही बात करते। अपने किए पर शर्मिंदगी प्रकट करते हुए उसने मम्मी से वादा किया कि वह अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मम्मी को शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता मैं 2-3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने बरामदे से ही बात कर लिया करती। घर की अनुमति और सहयोग से यूं सरेआम चलने वाले इस प्रेम प्रसंग को मोहल्ले वालों के लिए भी कुछ नहीं रह गया और उन्होंने इस जानलेवा जमाने के नाम से 2-4 लानते भेजकर किसी गुल खिलाने तक के लिए अपनी दिलचस्पी को स्थगित कर दिया था। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर देखी, जब भी शेखर शाम को कुछ ज़्यादा देर बैठ जाता या दोपहर में भी आता तो मम्मी के भीतर नाना कसमसाने लगते।
और उसकी प्रतिक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती। मम्मी भरसक कोशिश करके नाना को बोलने तो नहीं देती, पर उन्हें पूरी तरह हटा देना भी शायद मम्मी के बस की बात नहीं रह गई थी। हाँ, यह प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच में अब रोज़मर्रा की बात का विषय बन गया था। कभी वे मजाक में कहती, यह तो तेरा शेखर है ना, बड़ा लिजलिजा सा लड़का है। अरे इस उम्र में लड़कों को चाहिए घूमे फिरे, मस्ती मारे, क्या मुहर्रमी सी सूरत बनाए, मजनू की तरह छत पर टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है। मैं केवल हंस देती। कभी बड़ी भावुक होकर कहती, तू क्यों नहीं समझती बेटे कि तुझे लेकर कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे मन में, तेरे भविष्य को लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने। मैं हंसकर कहती, मम्मी तुम भी कमाल करती हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर भी तुम सपने देखो और मेरी ज़िंदगी के सपने भी तुम ही देखो, कुछ सपने मेरे लिए भी छोड़ दो। कभी वे समझाने के लहजे में कहती, देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ और दिमाग से ये उल्टे सीधे फितूर निकाल डालो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना और शादी भी। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना, पर इतनी अकल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको। अपने चुनाव के रिजेक्शन को मैं समझ जाती और पूछती, अच्छा मम्मी बताओ, जब तुमने पापा को चुना था तो वह नाना को पसंद था? मेरा चुनाव अपनी सारी पढ़ाई लिखाई खत्म करके 25 साल की उम्र में चुनाव किया था। मैंने खुद सोच समझ कर और अकल के साथ समझी। मम्मी अपनी बौखलाहट को गुस्से में छिपाकर कहती, उम्र और पढ़ाई लिखाई ये दो ही तो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मम्मी मुझे जब तक डांटती रहती हैं। पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी, और रही उम्र का सवाल तो उसके लिए मन होता कि कहूँ, मम्मी तुम्हारी पीढ़ी जो काम 25 साल की उम्र में करती थी, हमारी उसी को 15 साल की उम्र में करेगी। इसे तो तुम क्यों नहीं समझती? पर चुप रह जाती। नाना का जिक्र तो चल ही पड़ा है, वह कहीं वे जी जाग उठे तो। छमाही परीक्षाएं पास आ गई थीं और मैंने सारा ध्यान पढ़ने में लगा दिया था। सबका आना और गाना बजाना एकदम बंद। इन दिनों मैंने इतनी जमकर पढ़ाई की कि मम्मी का मन प्रसन्न हो गया, शायद कुछ आश्वस्त भी। आखिरी पेपर देने के पश्चात लग रहा था कि एक बोझ था जो हट गया। मन बेहद हल्का होकर कुछ मस्ती मारने का कर रहा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कल शेखर और दीपक पिक्चर जा रहे हैं, तो मैं भी साथ चली जाऊं? आज तक मैं इन लोगों के साथ कभी घूमने नहीं गई थी, पर इतनी पढ़ाई करने के बाद अब इतनी छूट तो मिलनी ही थी। मम्मी एक क्षण मेरा चेहरा देखती रहीं, फिर बोली, इधर आ, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं जाकर बैठ गई, पर यह न समझ आया कि इसमें बात करने को क्या है, या हाँ कहूँ या ना। लेकिन मम्मी को बात करने का मर्ज जो है, उनकी जो हाँ ना भी 50-60 वाक्यों में लिपटे बिना कैसे निकल सकती है। तेरे इम्तिहान खत्म हुए, मैं तो खुद पिक्चर का प्रोग्राम बना रही थी। कौन सी पिक्चर देखना चाहती है? क्यों, उन लोगों के साथ जाने में क्या है? मेरे सर में इतनी खीस भरी हुई थी कि मम्मी एकटक मेरा चेहरा देखती रह गई। तनु, तुझे पूरी छूट दे रखी है बेटे, पर इतनी ही तेज चल कि मैं भी साथ चल सकूं। तुम साफ कहो ना कि जाने दोगी या नहीं, बेकार की बातें। मैं भी साथ चल सकूं, तुम्हारे साथ चल सकने की बात भला कहाँ से आ गई? मम्मी ने पीठ सहलाते हुए कहा, साथ तो चलना ही पड़ेगा, कभी औंधे मुँह गिरी तो उठाने वाला भी तो चाहिए ना। मैं समझ गई कि मम्मी नहीं जाने देंगी, पर इस तरह प्यार से मना करती हैं तो झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता। बहस करने का सीधा सा मतलब है कि उनका बघारा हुआ दर्शन सुनो, यानी 50 मिनट की एक क्लास। पर मैं कतई समझ नहीं पाई कि जानने में आखिर हर्ज क्या है। हर बात में ना नुकुर। कहाँ तो कहती थी कि बचपन में यहाँ मत करो, वहाँ मत जाओ, ये कहकर हमको बहुत डांटा गया है था, और खुद अब वही सब कर रही हैं। देख लिया इनकी बड़ी बड़ी बातों को। मैं उठी और दंदनाती हुई अपने कमरे में आ गई। हाँ, एक वाक्य ज़रूर थमा आई मम्मी, जो चलेगा वही गिरेगा भी, और जो गिरेगा वह उठेगा भी, और खुद ही उठेगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मेरी बात की उन पर प्रतिक्रिया हुई या उनके अपने मन में ही कुछ जागा कि शाम को उन्होंने खुद शेखर और उसके कमरे पर आए 3-4 लड़कों को बुलवाकर मेरे ही कमरे में मजलिस जमवाई और खूब गर्म गर्म खाना खिलाया। कुछ ऐसा रंग जमा कि मेरा दोपहर वाला आक्रोश धुल गया। इम्तिहान खत्म हो गए थे और मौसम सुहाना था। मम्मी का रवैया भी अनुकूल था, सो दोस्ती का स्थगित हुआ सिलसिला फिर शुरू हो गया, और आजकल तो जैसे उसके सिवाय कुछ रह ही नहीं गया था। पर फिर एक झटका। उस दिन मैं अपनी मम्मी के सहेली के घर गई तो लौटी तो मम्मी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, तनु इधर आओ। तो आवाज़ से ही लगा कि यह खतरे का सिग्नल है। एक क्षण को मैं सकते में आ गई। पास गई तो चेहरा पहले से सख्त था। तुम शेखर के कमरे में जाती हो? मम्मी ने बंदूक दागी। समझ गई कि पीछे गली में से किसी ने अपना करतब कर दिखाया। कब से जाती हो? मन तो हुआ कहूँ कि जिसने जाने की खबर दी है उससे बाकी बातें भी बता ही दी होंगी, कुछ जोड़ तोड़ कर ही बताया होगा, पर मम्मी
जिस तरह भभक रही थी उसमें चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे मुझे मम्मी की गुस्से का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बार यदि मैं थोड़ी-थोड़ी देर के लिए शेखर के कमरे पर चली गई तो यह कैसा गुनाह हो गया। पर मम्मी का हर काम सकारण होता नहीं, बस वे तो मूड पर ही चलती हैं। अजीब मुसीबत थी, गुस्से में मम्मी से बात करने का कोई मतलब नहीं और मेरी चुप्पी मम्मी के गुस्से को और भड़का रही थी। याद नहीं है मैंने शुरू में ही तुम्हें मना कर दिया था कि तुम उसके कमरे पर कभी नहीं जाओगी। 3-3 घंटे वह यहाँ धूनी रमा कर बैठता है, उसमें जी नहीं भरा तुम्हारा? दुख, क्रोध और आतंक की परतें उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्हें कैसे सारी स्थिति समझाऊं। वह तो बेचारे सामने वाली ने मुझे बुलाकर आगाह कर दिया। जानती है यह सिर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, पर वहाँ मुझसे आंख नहीं उठाई गई। मुंह दिखाने लायक मत रखना हमको कहीं भी। सारी गली में थू थू हो रही है, नाक कटाकर रख दी। गजब, इस बार तो सारा मोहल्ला ही बोलने लगा मम्मी के भीतर से। आश्चर्य यह है कि मम्मी आज तक अपने आसपास की से कटी हुई थी, जिसका मजाक ही उड़ाया करती थी, आज उसके सुर में सुर मिलाकर बोल रही हैं। मम्मी का भाषण बदस्तूर चालू, पर मैंने तो अपने कान के स्विच ही ऑफ कर लिए। जब गुस्सा ठंडा होगा, मम्मी अपने में लौट आएंगी, तब समझा दूंगी। मम्मी, इस छोटी सी बात को तुम नाहक कितना तूल दे रही हो, पर जाने कैसी डोज ले आई हैं इस बार कि उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा है। और हुआ यह कि अब उनके गुस्से से मुझे गुस्सा चढ़ने लगा। फिर घर में एक अजीब सा तनाव बढ़ गया। इस बार मम्मी ने शायद पापा को भी सब कुछ बता दिया है। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, वे शुरू से ही इस सारे मामले में आउट ही रहे, पर इस बार उनके चेहरे पर भी एक अनकहा सा तनाव दिखाई ज़रूर दे रहा है। कोई 2 महीने पहले जब इस तरह की घटना हुई थी तो मैं भीतर तक सहम गई थी, पर इस बार मैंने तय कर लिया कि इस सारे मामले में मम्मी को यदि नाना बनकर ही व्यवहार करना है तो मुझे भी फिर मम्मी की तरह ही मोर्चा लेना होगा उनसे, और मैं ज़रूर लूँगी। दिखा तो दूँ कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चली हूँ। खुद तो लीक से हट कर चली थीं, सारी ज़िंदगी इस बात की घुट्टी पिलाती रहीं, पर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, घसीट कर मुझे अपनी ही खींची लीक पर लाने के दंद फंद शुरू हो गए। मैंने मन में ढेर ढेर तर्क सोच डाले। एक दिन बाकायदा मम्मी से बहस करूंगी, साफ साफ कहूंगी कि मम्मी, इतने ही बंधन लगा कर रखना था तो शुरू से वैसे ही पालती, क्यों झूठ मूठ की आज़ादी देने की बातें करती सिखाती रहीं। पर इस बार मेरा मन झुसलक कर इस तरह राख हो गया था कि मैं गुमसुम सी अपने ही कमरे में पड़ी रहती। मन बहुत भर आता तो रो लेती। घर में सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहने वाली मैं एकदम चुप होकर अपने में ही सिमट गई थी। हाँ, एक वाक्य ज़रूर बार बार दोहरा रही थी, मम्मी तुम अच्छी तरह समझ लो कि मैं भी अपने मन की ही करूँगी। हालांकि मेरे मन में क्या है इसकी कोई भी रूपरेखा मेरे सामने न थी। मुझे नहीं मालूम कि इन 3-4 दिनों में बाहर क्या हुआ। घर बाहर की दुनिया से कटी, अपने ही कमरे में सिमटी मैं मम्मी से मोर्चा लेने के दांव सोच रही थी। पर आज दोपहर मुझे कतई अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब मम्मी ने अपने बरामदे से चिल्लाते हुए सुना, शेखर, कल तो तुम लोग छुट्टियों में अपने घर चले जाओगे। आज शाम अपनी दोस्तों के साथ खाना इधर ही खाना। नहीं जानती किस जद्दोजहद से गुजर कर मम्मी इस हद पर पहुँची हुई होंगी और शेखर को दीपक और रवि के साथ खाने की मेज पर डटा हुआ देखा। मम्मी उतने ही प्रेम से खाना खिला रही थी, पापा वैसे ही खुले हुए मिजाज से मजाक कर रहे थे, मानो बीच में कुछ घटा ही नहीं। अलग अगल बगल की खिड़कियों में 2-4 सिर चिपके हुए थे। सब कुछ पहले की तरह बहुत सहज स्वाभाविक हो उठा था। केवल मैं इस सारी स्थिति से एकदम तटस्थ सोच रही थी कि नाना पूरी तरह नाना थे, 100%, और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इन मम्मी से लड़ा भी कैसे जाए जो एक पल नाना होकर जीती हैं तो एक पल मम्मी होकर। और इसी के साथ खत्म होती है मन्नू भंडारी जी की यह मर्मस्पर्शी कहानी त्रिशंकु। दोस्तों, कहानी के इस अंत ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपने देखा कि कैसे तनु की माँ खुद को प्रोग्रेसिव तो कहती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी उस आज़ादी को जीने लगती हैं, उनके भीतर का पारंपरिक समाज जाग उठता है। यही वह मानसिक द्वंद्व है जो आपके एमए के सिलेबस का मुख्य आधार है। एग्ज़ाम में जब भी आपसे त्रिशंकु का उद्देश्य पूछा जाए तो इस पीढ़ियों के टकराव और अधूरेपन को ज़रूर लिखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी कहानी सुनने के बाद अब आपको इसके पात्र और इसकी संवेदना अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कहानी का पाठ पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस की बाकी कहानियों को भी मैं इसी तरह पढ़कर सुनाऊं, तो नीचे कमेंट में उस कहानी का नाम ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने एमए के सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।